हाँ जी, राधे राधे। सभी का BL सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, अपना जो आज का चैप्टर है वह है शैक्षिक परिदृश्य को लेकर RT 2009 का रहने वाला है। यह बैच आप सभी को पता है निःशुल्क जो बैच है 3rd ग्रेड जो भर्ती परीक्षा होगी जनवरी उसके लिए चलाया जा रहा है। ठीक है, रीट मेंस के नाम से जिसे जानते हैं। ये वीडियोज L1 और L2 सभी सब्जेक्ट के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं क्योंकि ये अपन कॉमन सिलेबस कर रहे हैं। कॉमन सिलेबस में अपन बात करें तो अपन ने शुरू कर रखा है शैक्षिक परिदृश्य रीट मेंस निःशुल्क बैच। रीट मेंस का कौन सा बैच है? निःशुल्क बैच। क्लियर है? इसके अंदर यदि अपन बात करें तो ये क्लास नंबर 6 है। कक्षा कौन सी है? 6 नंबर है। इससे पहले अपन ने 5 क्लासेज शैक्षिक परिदृश्य के ऊपर ले ली, लेवल 1 और लेवल 2। किस पर ले लिए अपन ने? शैक्षिक परिदृश्य। क्या है? शैक्षिक परिदृश्य अपन ने शुरू कर रखा है, कंप्लीट करेंगे सिलेबस। इसमें आज का चैप्टर है RT निःशुल्क अनिवार्य एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जिसे अपन RT के नाम से जानते हैं। इससे आसान आप इन्हें यदि कोई पेड कोर्स ले रखा है तो वहाँ पर भी देखने को नहीं मिलेगा। इससे पीछे वाली क्लासें हैं वो आप लोग जरूर देखें, आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए क्लास को करते हैं शुरू। सबसे पहले इसकी अपन बनाते हैं कि अपना टॉपिक कौन सा है? निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम। क्या है? निःशुल्क एवं अनिवार्य यानी जो शिक्षा है बाल शिक्षा का अधिकार। हम इन प्रत्येक टॉपिक को देखते हैं। सबसे पहले निःशुल्क का मतलब क्या होता है? बिना किसी शुल्क के। अनिवार्य का मतलब अनिवार्य रूप से करनी है। बाल यानी बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी बच्चों के लिए जो छोटे बालक हैं उनको शिक्षा का अधिकार है और वो भी निःशुल्क अधिकार है प्राप्त करने का, और अनिवार्य रूप से उन्हें प्राप्त करवाएंगे। ये सरकार का एक महत्वपूर्ण अधिनियम लाया गया 2009 में। इसकी पृष्ठभूमि अपन देखते हैं। पृष्ठभूमि क्या है? सबसे पहले अपन बात करें तो सबसे पहले आया था हंटर आयोग। कौन सा आयोग? सबसे पहले आया था हंटर आयोग। कौन सा आयोग आया भाई बच्चों? हंटर आयोग, जिसे कहते हैं भारतीय शिक्षा आयोग। हंटर आयोग जिसे कहते हैं भारतीय शिक्षा आयोग, यह आया 1882 में। उसके बाद में आता है गोखले बिल। इसका प्रस्ताव किसने रखा? सीधा सीधा है गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या रखा? गोखले बिल का प्रस्ताव रखा। जिन्होंने नोट्स लिया है उन्हें ये क्लासें आसानी से देखनी चाहिए ताकि उन्हें बाद में नोट्स पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। कब आया प्रस्ताव रखा? 18 मार्च 1910 को। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने 18 मार्च 1910 को क्या रखा? गोखले प्रस्ताव रखा। ये बात आपको याद होनी चाहिए। सही है? चलो भाई, केंद्रीय विधान परिषद के सामने ये प्रस्ताव रखा। केंद्रीय विधान परिषद दिल्ली के सामने ये प्रस्ताव रखा। इम्पोर्टेंट बात, शिक्षा के अधिकार के जनक की अपन बात करें कि शिक्षा के अधिकार के जनक किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है गोपाल कृष्ण गोखले को। किसको कहा जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले को। इसके बाद में आता है पटेल बिल। कौन सा बिल आता है भाई? पटेल बिल आता है। इसके बाद में आता है आपका पटेल बिल। कब आता है? 1917 में विट्ठल भाई पटेल। पटेल का नाम क्या है? विट्ठल भाई पटेल की अध्यक्षता में ये बिल आता है। प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने वाला बिल यही बिल है। किसको? प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने वाला बिल कौन सा है? तो वह है पटेल बिल। किसमें? मुंबई प्रांत में ये बात की गई, यानी मुंबई प्रांत की अनिवार्य शिक्षा की बात कही। इसके बाद में आता है वर्धा शिक्षा योजना। कौन सी योजना? वर्धा शिक्षा योजना। ये इम्पोर्टेंट है। कौन सी? वर्धा शिक्षा योजना, जिसे बेसिक शिक्षा योजना भी कहते हैं। ये 1937 को बनी थी। इम्पोर्टेंट, बार बार रिपीट हुआ है। 1937 में वर्धा शिक्षा योजना। महात्मा गांधी बुनियादी शिक्षा की अवधारणा किसने दी? महात्मा गांधी ने दी। सीधा सीधा आपको क्वेश्चन पूछेगा कि बुनियादी शिक्षा की अवधारणा किसने प्रस्तुत की, तो वह की महात्मा गांधी ने।
समिति की अध्यक्ष जो वर्धा शिक्षा योजना वाली समिति थी, इसके अध्यक्ष थे जाकिर हुसैन। कौन थे? जाकिर हुसैन। और 7 वर्ष तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए, इसकी बात इसमें की गई। आप सबको ये पता होना चाहिए भाई। क्या पता होना चाहिए? बेसिक शिक्षा योजना के बारे में पता होना चाहिए। किसके बारे में? बेसिक शिक्षा योजना। कौन सी योजना? बेसिक शिक्षा योजना। कब आई? जिसे वर्धा योजना के नाम से भी कहते हैं, वर्धा योजना, जिसे बुनियादी योजना भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? बुनियादी शिक्षा भी कहते हैं। कौन सी शिक्षा कहते हैं? बुनियादी शिक्षा भी कहते हैं। कब आई ये? 1937 में आई। कब आई? 1937 में। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये बात किसने की? तो बात करने वाला था महात्मा गांधी। कौन था? महात्मा गांधी। और आपको कहे इस समिति के जो अध्यक्ष थे, वो अध्यक्ष कौन थे? तो इस समिति के लिए जो अध्यक्ष बने थे वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन से हुसैन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। इतनी बात आपको इसके बारे में अच्छे से याद होनी चाहिए बच्चों। क्लियर है? चलो जी। इसके बाद में 1944 में, कब की बात है भाई? 1944 में कौन सा आयोग बनता है? सार्जेंट आयोग। कब? सार्जेंट आयोग आता है 1944 में। कब आता है? 1944 में। कौन सा आयोग? सार्जेंट आयोग 1944 में। 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए अनिवार्य शिक्षा की बात करता है सार्जेंट आयोग। 6 से लेकर 11 वर्ष के बालकों के लिए किसकी चर्चा करता है? निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की। उसके बाद में अपन शॉर्ट में पढ़ेंगे कि कौन से वर्ष में कौन सा आयोग बना है। 1948 में डॉक्टर राधाकृष्ण आयोग। 1948 में कौन सा आयोग? डॉक्टर राधाकृष्ण आयोग 1948 में। 1952 में मुदालियर आयोग, जिसे माध्यमिक शिक्षा आयोग कहते हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसे मुदालियर आयोग के नाम से जाना जाता है, यह कब आया? तो यह बना 1952 में। इसका 1953 में बनता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। कब? 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1953। 1958 में माध्यमिक शिक्षा परिषद का गठन हो जाता है। 1958 में किसका? माध्यमिक शिक्षा परिषद का गठन हो जाता है। कब? 1958 में। उसके बाद में 1961 में NCERT राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। 1961 में कौन सा है? NCERT। पूरा नाम भी पूछा जा सकता है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। क्लियर है? इसके बाद में 1964। कब? 1964 में कोठारी शिक्षा आयोग। 1964 में कौन सा आयोग? कोठारी शिक्षा आयोग, जिसके अध्यक्ष दौलत सिंह कोठारी थे। 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पहली आई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पहली कब आई? 1961 में। ये बात आपको पूछी जाएगी कि 1961 में क्या हुआ? सॉरी, 1961 में क्या? 1968 में। 1968 में क्या होता है? पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आती है 1968 में। उसके बाद में 1986 में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आती है और 2020 में तीसरी और नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति। देश में अभी तक 3 शिक्षा नीति आ चुकी है। उसके बाद में 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति सेकंड आती है। 1986 में कौन सी आती है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति सेकंड आती है। उसके बाद में 1993 में यशपाल समिति का गठन हो जाता है। कौन सी समिति का? यशपाल समिति का गठन हो जाता है। 2005 में NCEP आता है। क्या आता है? NCEP 2005, जो आपने रीट प्री में पढ़ा है, NCEP 2005। 2009 में RT एक्ट आ जाता है और 2020 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ये सन आपको अच्छे से पता होना चाहिए, जिसमें इम्पोर्टेंट में और बता देता हूँ आपको कौन कौन सी याद होनी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति। कौन सी नीति? राष्ट्रीय शिक्षा नीति पहली। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पेस्ट कब आई? 1968 में। कब आई? 1968। उसके बाद में अपन बात करें तो राष्ट्रीय कौन सी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति सेकंड।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति सेकंड कब आती है? 1986 में। अभी तक वही चल रही थी, लेकिन 2000 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आ गई, जो तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आपको ये तीनों चीज़ अच्छे से याद होनी चाहिए। और उसके बाद में क्या? डॉक्टर यशपाल समिति का गठन। डॉक्टर यशपाल समिति जो बात करता है शिक्षा बिना बोझ के। किसकी बात करता है? शिक्षा बिना बोझ के, बिना बोझ के। और इसी के आधार पर क्या बनाया गया? NCF 2005, नेशनल करिकुलम फंडामेंटल 2005, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या निर्माण, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या निर्माण, जिसके आधार पर पाठ बनाया गया और बस्ता का वजन कम किया गया। वो कौन से? शिक्षा बिना बोझ के। उसके बाद में ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि कोठारी शिक्षा आयोग कब आया? कोठारी शिक्षा आयोग आया आपका 1964 से 1966 में। यानी कोठारी शिक्षा आयोग 1964 में बनता है और 1966 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। इसके अध्यक्ष कौन है? दौलत सिंह कोठारी, उदयपुर के इसके अध्यक्ष। ये इम्पोर्टेंट बात है, इसके अध्यक्ष कौन है? दौलत सिंह कोठारी। कहाँ के हैं? उदयपुर के निवासी, उदयपुर राजस्थान के। इसके उपनाम भारतीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। इसका उपनाम क्या है? भारतीय शिक्षा आयोग। ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष है दौलत सिंह कोठारी। क्लियर? रिपोर्ट 1966 में प्रस्तुत की। प्रथम शिक्षा नीति की इन्होंने सिफारिश की, पहली शिक्षा नीति की सिफारिश करने वाला। उसके बाद में आती है आपकी प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 24 जुलाई 1968। प्रथम शिक्षा नीति 24 जुलाई 1968। इसमें द्विभाषा सूत्र अपनाने का सुझाव दिया गया। कौन सा सूत्र? द्विभाषा। कौन सी भाषा होनी चाहिए? द्विभाषा सूत्र अपनाने का सुझाव कौन सी में कहा गया? पहली शिक्षा नीति में। उसके बाद में आ जाती है द्वितीय शिक्षा नीति। कौन सी? द्वितीय शिक्षा नीति 1986 में। द्वितीय शिक्षा नीति कब आ जाती है? 1986 में। इसमें 10+2+3 शिक्षा पद्धति को अपनाने का कहा। ये इंपॉर्टेंट है भाई, 10+2+3 शिक्षा नीति की अवधारणा इसमें दी गई। प्रौढ़ शिक्षा को प्रस्तावना दी गई, प्रोत्साहन दिया गया। नवोदय विद्यालय की स्थापना इसी में की गई। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत की गई और इसमें संशोधन हुआ 1992 में। तो नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से पहले कितनी शिक्षा नीति आ चुकी थी? 2 शिक्षा नीति आ चुकी थी। क्लियर है? चलो भाई, उसके बाद में 1993 में, कब? 1993 में, 1993 में शिक्षा बिना बोझ की बात की गई, जिसके अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल थे। इनकी कमेटी में सदस्य कितने थे? 38 सदस्य, जिन्होंने NCF 2005 का निर्माण किया। प्रोफेसर यशपाल समिति जो बनी, उसके अंदर कितने सदस्य थे? 38, जिन्होंने NCF 2005 का निर्माण किया। उसके बाद में नवीन शिक्षा नीति। कौन सी नीति? नवीन शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति 2020। मंत्रालय का नाम MHRD मंत्रालय था ना, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इस MHRD का नाम बदलने का को कहा गया और नया नाम कर दिया शिक्षा मंत्रालय। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। देखो, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर, याद रखना, राष्ट्रीय, नेशनल एजुकेशन डे। प्रथम 2008 में मनाया गया और प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। उसके बाद में बात करें अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस आता है 24 जनवरी को। 11 नवंबर को तो क्या आता है भाई? 11 नवंबर को तो आता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, और अंतर्राष्ट्रीय आता है 24 जनवरी को। कब आता है? 24 जनवरी को। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस तो अपन मनाते हैं 5 सितंबर को, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस आता है वो आता है 5 अक्टूबर को। ये शायद पिछली बार पूछा था, तो कंफ्यूज मत होना। क्लियर है? और RT के वास्तविक जनक है उन्नी कृष्णन। RT के वास्तविक जनक कौन है? उन्नी कृष्णन है। इसमें संवैधानिक संशोधन कब कब हुए? संवैधानिक संशोधन
संवैधानिक प्रावधान कैसे थे? 42वां संविधान संशोधन हुआ, कब हुआ? 1976 द्वारा। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल कर लिया। इससे पहले शिक्षा कौन सा विषय था? तो शिक्षा था राज्य सूची का। किसका था? राज्य सूची का। अब राज्य सूची का विषय ना होकर 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे समवर्ती सूची का कर दिया गया। कौन सी सूची का? समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया। क्लियर है? इसके बाद में 2 दिसंबर 2002 को 86वां संविधान संशोधन करके भाग 3 के अनुच्छेद 21 के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। मौलिक अधिकार 21(1) में कौन सा संविधान संशोधन? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा को क्या बना दिया गया? मौलिक अधिकार बना दिया गया। ये विशेष बात याद रखना। और इसी के तहत क्या आती है? RT 2009, जिसको अपने को डिटेल से पढ़ना है। क्लियर है? RT 2009 आपको पढ़ना है। इसका पूरा नाम है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इंपॉर्टेंट बात है भाई, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम। पूरा नाम कई बार उल्टा सुल्टा पूछ सकता है आपको। अनिवार्य एवं निःशुल्क बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम। शिक्षा का अधिकार अधिनियम तो ऐसे याद रख लेना, लेकिन है कौन सा? निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। कौन से आयु के बच्चों के लिए हैं? 6 से 14 वर्ष। ये फैक्ट भी पूछा हुआ है कि RT में कौन से बच्चे को शामिल किया जाता है? तो RT एक्ट में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा देने का प्रावधान किया गया। ये पारित किस प्रकार से हुआ? तो पारित होने के लिए सबसे पहले ये गया राज्यसभा में। किस में गया? राज्यसभा में 20 जुलाई 2009 को। 20 जुलाई 2009 को ये कहाँ से पारित होता है? RT एक्ट राज्यसभा में पारित हो जाता है 20 जुलाई 2009 को। लोकसभा में ये पारित होता है 4 अगस्त 2009 को। लोकसभा में कब पारित होता है? 4 अगस्त 2009 को। और राष्ट्रपति के साइन हो जाते हैं 26 अगस्त 2009 को। ये तीनों डेट आपको याद रखनी है भाई। RT एक्ट सबसे पहले किस सदन में पारित होता है? तो ये पारित होता है राज्यसभा में। कब पारित होता है? 20 जुलाई 2009 को। उसके बाद में लोकसभा में पारित होता है 4 अगस्त 2009 को। और उसके बाद में ये पारित कब होता है? 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति जी सिग्नेचर कर देते हैं। और गजट में प्रकाशित हो जाता है 29 अगस्त 2009 को। बजट में प्रकाशित हो जाता है और लागू होता है 1 अप्रैल 2010 को। और भारत का ऐसा 135वां देश बन जाता है जो शिक्षा की अनिवार्य निःशुल्क बात करने वाला देश कौन सा बन जाता है? 135 नंबर का। ये इम्पोर्टेंट डेट तो ये है कि RT एक्ट कब लागू हुआ? तो RT एक्ट लागू कब होता है? 1 अप्रैल 2010 को। लेकिन विशेषतः राजस्थान की बात करेगी, राजस्थान में कब हुआ? तो 1 अप्रैल 2011 को इसमें संशोधन करके जो भी अपने को पढ़ना है। क्लियर है? इसमें क्या क्या सिस्टम है भाई? इसमें है अध्याय कितने हैं सर? इसमें देखो बच्चों, अध्याय 7। अध्याय कितने हैं? इसमें 7 अध्याय। धारा कितनी है? तो 38 धारा है। धारा कितनी है? 38 धारा थी मूल में, लेकिन 2012 में इसके अंदर 39वीं धारा और जोड़ दी गई। कौन सी धारा? 39। वर्तमान परिपक्ष में इसमें कितने हैं? वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसके अंदर 39 धारा है, 7 अध्याय और 1 अनुसूची है। अनुसूची कितनी है? 1। ऐसे याद रखो, 1 अनुसूची, 7 अध्याय, 38 धारा। और यदि वर्तमान में बात करें तो 39 धारा 2012 के बाद में। संशोधन इसमें कितनी बार हुआ? कब कब इसके अंदर संशोधन होता है, इसकी अपने को चर्चा करनी है। थोड़ा सा संशोधन क्यों, यानी RT जो 2009 का अधिनियम है, इसमें कब कब संशोधन हुआ? 2012 में एक नई धारा जोड़ी गई और धारा कितनी हो गई? 39। 2017 में 23वीं में संशोधन हुआ।
2019 में धारा 16 और 38 में संशोधन हुआ, 2012 में अनुसूची में संशोधन होता है। ये आपको नहीं भी याद रखे तो टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं, लेकिन ये जरूर याद रखना, एक अनुसूची है, 7 अध्याय है, 38 मूल है, ठीक है, और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में 39 धाराएं हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। विशेष बात करें, क्या बात करें, विशेष बात करें तो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 केंद्र द्वारा 9 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 है ना, वो 9 अप्रैल 2010 को केंद्र द्वारा लागू किया गया। वैसे 1 अप्रैल 2010 को लागू हो गया था, लेकिन 2010 वाला 9 अप्रैल 2010 को लागू होता है। वो अधिनियम था, ये नियम है, इतना फर्क है। क्लियर है? चलो जी आगे। राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 है। इसका प्रकाशन करता है 29 मार्च 2011 को, और इसके बाद में ये लागू हो जाती है 1 अप्रैल 2011 को। ये इम्पोर्टेंट है भाई डेट। क्या है? निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली जो 2011 है, ये गजट नोटिफाइड होती है 29 मार्च 2011 को और लागू हो जाता है 1 अप्रैल 2011 को। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब बात करेंगे इसके अध्याय की। किसके अध्याय की? आरटी के जो अध्याय 7 इनकी। पहला अध्याय, ये सबसे छोटा अध्याय है। पहला अध्याय वो क्या है? सबसे छोटा अध्याय। क्या है? सबसे छोटा अध्याय। सबसे छोटा अध्याय। सबसे छोटा अध्याय। कितनी धारा है इसमें? इसमें 2 धारा है केवल, धारा 1 और धारा 2। धारा 1, सबसे पहले व्यक्ति का क्या देखा जाता है? नाम पूछा जाता है। तो इसमें नाम है, विस्तार है और प्रारंभ है। कब क्या प्रारंभ हुआ? नाम है, विस्तार है और कब प्रारंभ हुआ, ये किस में है। यहाँ से आपको आरटी एक्ट जरूर याद करके ही जाना है, ध्यान रखना। धाराओं से क्वेश्चन पक्का आता है। तो धारा नंबर 1 नाम, विस्तार एवं प्रारंभ, और धारा नंबर 2 है परिभाषाएं। धारा नंबर 2 में क्या है? विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं। जैसे समुचित सरकार कौन होती है? तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और संघ सरकार है, वो समुचित आपकी सरकार है। बालक कौन होता है? तो 6 से 14 वर्ष का जो छात्र बालक की बालिका, उसको बालक कहा गया है। प्रारंभिक शिक्षा क्या होती है? कक्षा 1 से लेकर 8 तक की शिक्षा है, वो प्रारंभिक शिक्षा और सबसे छोटा अध्याय है। कन्फर्म यहाँ याद करके चलो, अध्याय नंबर 1 तक कौन सा है? देखो बच्चों, अध्याय नंबर 1 है, इसको कहा जाता है प्रारंभिक। क्या कहा जाता है? प्रारंभिक कहा जाता है। ये सबसे छोटा अध्याय। क्या है? सबसे छोटा अध्याय। सबसे छोटा अध्याय। इसमें 2 धारा, धारा नंबर 1 है, धारा नंबर 2। धारा नंबर 1 में इसका नाम है, नाम के बाद में इसका विस्तार है, और विस्तार के बाद में इसमें प्रारंभ कब हुआ। 2 नंबर में परिभाषाएं। कौन कौन सी परिभाषाएं? जैसे सरकार है, इसमें क्या कहा गया है? सरकार समुचित। कौन सी सरकार? समुचित सरकार। जो राज्य सरकार, केंद्र सरकार, संघ सरकार है, वो समुचित सरकार। बालक कौन से हैं? तो इसमें बालक वो आते हैं जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, और इसके अंदर बालक के बाद में प्रारंभिक शिक्षा की बात की गई। ये भी पूछा हुआ प्रारंभिक शिक्षा में कौन आता है? तो प्रारंभिक शिक्षा में कक्षा 1 से लेकर 8 तक के जो भी शिक्षा है वह प्रारंभिक शिक्षा है। इसके बाद में आ जाता है अध्याय नंबर 2। कौन सा अध्याय? अध्याय नंबर 2। अध्याय नंबर 2, इसका नाम है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। इसमें है धारा नंबर 3। धारा नंबर 3, 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा मिले। 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा मिले, इसके लिए प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित किए जाने चाहिए। प्राथमिक विद्यालय हर 1 किलोमीटर पर और उच्च प्राथमिक विद्यालय 3 किलोमीटर पर। राजस्थान में 2 किलोमीटर की बात की गई है। उसके बाद में धारा नंबर 4, आयु स्तर के अनुसार प्रवेश। 8 वर्ष की आयु को कक्षा 3 में प्रवेश, 9 वर्ष के को 4 में प्रवेश, 10 वर्ष के को
कक्षा 5 में प्रवेश। ऐसे बालक जिन्हें प्रवेश नहीं दिया गया है के उपबंध इसके अंदर लिखे गए हैं, वो बालक उसके अंदर जिनको प्रवेश नहीं मिला उनके उपबंध इसमें दिए गए हैं कि उनकी आयु के अनुसार बच्चे को प्रवेश देना है। और धारा नंबर 5, अन्य विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार है और 7 दिन के अंदर आपको ट्रांसफ़र टीसी देनी पड़ेगी, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। जब से अप्लाई करता है 7 दिन के भीतर, चाहे वो निजी संस्था है चाहे वो राजकीय संस्था है, उसके संस्था प्रधान को क्या देनी पड़ेगी, टीसी देनी पड़ेगी, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। उसके बाद में आपको 2 अध्याय कन्फर्म हो जाने चाहिए। अब मैं साथ के साथ याद करवाते हुए चलूँगा, साथ याद करके जाना है। ये धाराएं इंपॉर्टेंट है। सर क्या क्या धारा पढ़ी? अपन ने पढ़ी धारा नंबर 1, ठीक है सर। फिर हमने पढ़ी धारा नंबर 2, उसके बाद में पढ़ने पढ़ी धारा नंबर 3, उसके बाद में पढ़ने पढ़ी धारा नंबर 4, उसके बाद में पढ़ी धारा नंबर 5। अभी तक यही पढ़ी। सर धारा नंबर 1 में क्या था? तो धारा नंबर 1 में बच्चों था नाम था। क्या था? नाम था। उसका विस्तार था, नाम था, विस्तार था और प्रारंभ था, ठीक है। धारा नंबर 2 में परिभाषाएं थी। धारा नंबर 2 में क्या है? परिभाषाओं में जैसे बालक कौन है, बालक कौन है, तो 6 से 14 वर्ष के जो भी बालक बालिका है वो बालक श्रेणी में आते हैं। उसके बाद में समुचित सरकार कौन है? समुचित सरकार का मतलब राज्य सरकार भी है, केंद्र सरकार भी है और संघ सरकार भी है। उसके बाद में प्रारंभिक शिक्षा क्या होती है? तो प्रारंभिक शिक्षा 1 से लेकर 8 तक की जो शिक्षा है उसको प्रारंभिक शिक्षा कहा जाता है। धारा नंबर 3 में क्या है? धारा नंबर 3 में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की बात की गई, जिसके लिए स्कूलों की स्थापना करनी पड़ेगी। धारा नंबर 4 में क्या है? आयु स्तर के अनुसार प्रवेश देना पड़ेगा। आयु स्तर के अनुसार प्रवेश, यदि कक्षा 3 का बालक है तो 8 साल का यदि कोई बालक है तो उसे तीसरी कक्षा में प्रवेश देना पड़ेगा। इसी अनुसार आपको पूछ सकता है कि 10 वर्ष का बालक है तो बताओ उसे कौन सी कक्षा में प्रवेश देना पड़ेगा? तो आपने कहा 10 वर्ष का है तो उसको 5वीं कक्षा में प्रवेश देना पड़ेगा। धारा नंबर 5 है कि टीसी देनी ही पड़ेगी। धारा नंबर 5 क्या है? कि बच्चे का अधिकार है कि वह स्थानांतरण करवा सकता है और 7 दिन के भीतर उसे क्या देनी पड़ेगी? ट्रांसफर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। चलो 2 अध्याय कंप्लीट। अध्याय नंबर 3 समुचित सरकार। कौन कौन से अध्याय 3 में? समुचित सरकार। समुचित सरकार स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्य। किस किस के? समुचित सरकार के, स्थानीय वहाँ का प्राधिकारी उसके और माता पिता के कर्तव्य। इसके अंदर धारा नंबर 6 समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी का विद्यालय स्थापित करने का कर्तव्य होगा। 3 वर्ष में वहाँ विद्यालय स्थापित करने पड़ेंगे। धारा नंबर 7 क्या कहता है? वित्तीय एवं अन्य उत्तरदायित्व का हिस्सा बांटना होगा। धारा नंबर 7 क्या कहता है? वित्तीय एवं अन्य उत्तरदायित्व का हिस्सा बांटना होगा और वो है 60 केंद्र का, 40 राज्य का और पूर्वोत्तर राज्य में 90-10 का हिस्सा रहेगा। धारा नंबर 8 क्या है? धारा नंबर 8 है समुचित सरकार के कर्तव्य। धारा नंबर 2 है स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य। धारा नंबर 10 है माता पिता एवं संरक्षण के कर्तव्य कि बालक को प्रवेश दिलाए। धारा नंबर 11 है कि विद्यालय पूर्व शिक्षा के लिए व्यवस्था, कि विद्यालय से पहले क्या शिक्षा होनी चाहिए, यानी 3 से 6 वर्ष के लिए आंगनबाड़ी वर्तमान में नंदघर का नाम दिया जा रहा है कि क्या होने चाहिए? नंदघर स्थापित होने चाहिए। सर आपने ये स्पीड से बता दिया, हमें समझ नहीं आया क्या किया। मैंने कहा बच्चों अध्याय नंबर 1 अपन ने पढ़ लिया, आपका सर पढ़ लिया। मैंने कहा अध्याय नंबर 2, आपने कहा सर अध्याय नंबर 2 भी पढ़ लिया, ठीक है। सॉरी, अध्याय नंबर 3 समुचित सरकार, बिल्कुल समुचित सरकार। उसके बाद में समुचित सरकार के स्थानीय प्राधिकारी होंगे सर।
माता पिता होंगे इनके कर्तव्य, माता पिता के कर्तव्य, ये अध्याय का नाम है। ठीक है सर। तो धारा कौन कौन सी है सर? अपन ने 5 तक तो पढ़ लिया। 6 धारा, 7वीं धारा, 8वीं धारा, 9वीं धारा, 10वीं धारा, 11वीं धारा। ठीक है। देखो 6वीं यानी विद्यालय स्थापित करने पड़ेंगे। ये समुचित सरकार या स्थानीय, कौन है? स्थानीय जो अधिकारी होंगे उनका कर्तव्य होगा कि स्कूल की स्थापना होनी चाहिए और 3 वर्ष के अंदर अंदर यदि जहाँ विद्यालय नहीं है वहाँ पर विद्यालय स्थापित हो जाना चाहिए। ठीक है सर। साथ में क्या है? वित्तीय अनुपात है। क्या है साथ में? वित्तीय अनुपात। यानी वित्तीय अनुपात का मतलब समुचित सरकारों के मध्य जो उनके मतलब खर्च आएगा उसका कौन हिस्सा कितने हिस्सेदारी पर डिपेंड रहेगा। धारा नंबर 8 समुचित सरकार के कर्तव्य। सरकार के क्या कर्तव्य होंगे? तो समुचित सरकार के कर्तव्य। ठीक है। धारा नंबर 9 स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य। किसके? स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य। और धारा नंबर 10 में माता पिता के कर्तव्य कि बच्चे को स्कूल तक पहुंचाए, यानी माता पिता बच्चे को स्कूल में छोड़कर तो आए। ये कर्तव्य किसका है? माता पिता का। और धारा नंबर 11 एक यानी आंगनबाड़ी की स्थापना, यानी विद्यालय पूर्व शिक्षा की जो अवधारणा है वो कहाँ से ली गई है? यानी 3 से लेकर 6 वर्ष तक जो बच्चे हैं उनको किस प्रकार से शिक्षा दी जाएगी, ये धारा नंबर 11 में है। क्लियर है? धारा नंबर 1 क्या है बच्चों? नाम है, विस्तार है, प्रारंभ है। धारा नंबर 2 क्या है? परिभाषाएं। धारा नंबर 3 क्या है? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए। धारा नंबर 4 क्या है? आयु स्तर के अनुसार प्रवेश देना चाहिए। धारा नंबर 5 क्या है? धारा नंबर 5 क्या है कि टीसी कभी भी कटवा सकता है। धारा नंबर 6 क्या है? धारा नंबर 6 कहता है कि स्कूल की स्थापना होनी चाहिए। धारा नंबर 7 क्या कहता है? वित्तीय बंटवारा होना चाहिए 60-40 का और पूर्वोत्तर में 90-10 का। ठीक है जी। धारा नंबर 8 क्या कहता है? समुचित सरकार के कर्तव्य। धारा नंबर 2 कहता है स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य। धारा नंबर 10 कहता है माता पिता के कर्तव्य। धारा नंबर 11 कहता है कि विद्यालय से पूर्व जो प्राथमिक शिक्षा होती है उसकी अवधारणा, वो शिक्षा कहाँ दी जाएगी, यानी 3 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों तक की शिक्षा। धारा नंबर 11 तक। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। इसके बाद में आ जाता है सबसे बड़ा अध्याय, अध्याय नंबर 4, विद्यालय और शिक्षकों के उत्तरदायित्व। किस किस के? धारा नंबर 4 कहता है विद्यालय और शिक्षकों के उत्तरदायित्व। विद्यालय का क्या उत्तरदायित्व है? शिक्षकों का क्या उत्तरदायित्व है? सबसे बड़ा अध्याय क्या है भाई? ये सबसे बड़ा अध्याय है। धारा नंबर 12 निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए विद्यालय के उत्तरदायी, यानी 25% निजी स्कूल में प्रवेश मिल सकता है। धारा नंबर 12 है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए विद्यालय के उत्तरदायित्व क्या होना चाहिए, यानी 25% निजी स्कूल में प्रवेश मिलना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा बात है। उसके बाद में धारा नंबर 13 क्या कहती है? धारा नंबर 13 कहती है कि प्रवेश के लिए किसी भी प्रति व्यक्ति फीस और अनुवीक्षण प्रक्रिया का नहीं होना चाहिए, यानी माता पिता का कोई आप वो नहीं लोगे, मतलब इंटरव्यू नहीं लोगे, आप कोई फीस नहीं लोगे, प्रवेश के लिए किसी प्रकार की कोई फीस नहीं लेंगे। यदि विद्यालय द्वारा इसका उल्लंघन किया जाता है तो फीस का 10 गुना दंड देना पड़ेगा। अनुवीक्षण प्रक्रिया करने पर प्रथम बार 25,000 का जुर्माना, दूसरी बार 50,000 का और तीसरी बार तो मान्यता ही रद्द कर दी जाएगी। गुरुजी वो क्या सिस्टम है? अरे बच्चों, धारा नंबर 12 में यह कियो कि कोई प्राइवेट स्कूल है भी, प्राइवेट स्कूल के अंदर 25% सीटा पर आरटीई के तहत निःशुल्क प्रवेश देना होगा। सर निःशुल्क प्रवेश क्या देना पड़े? अरे तो टाबरो जिया पहली क्लास में बीकने 40 बच्चा है तो 40 में से 25% बच्चा ने वो आरटी के तहत प्रवेश दे सके है, 1/4 यानी 10 बच्चा। सर एक क्या डिसाइड होएगा? ए डिसाइड यहाँ होएगा पहली क्लास में बीकन एक्स्ट्रा एडमिशन कता है बा पर डिपेंड करेगा। ठीक है जी। यदि वो ऐसा करता है, ये तो धारा नंबर 12 में हो गया। धारा नंबर 13 क्या कहती है कि बच्चे के लिए आपको प्रवेश की कोई फीस नहीं लेनी होगी
और अनुवीक्षण नहीं करवाना पड़ेगा। यानी आप कई स्कूलों में देखते हो उन्हें माता पिता को इंटरव्यू है, तो आप माता पिता का इंटरव्यू नहीं ले सकते। यदि आप ऐसा करते हो, अनुवीक्षण प्रक्रिया अपनाते हो, तो आपको जितनी फीस है उसके 10 गुना का दंड देना पड़ेगा। क्लियर है? यानी फीस का कितना गुना? 10 गुना उल्लंघन किया है यदि आपने। और यदि अनुवीक्षण की प्रक्रिया अपनाई है, वो तो कहाँ का दंड दिया है, आपने कोई फीस ली है उससे, तब तो 10 गुना दंड देना पड़ेगा। और यदि आपने अनुवीक्षण की प्रक्रिया अपनाई है तो पहली बार तो आपका दंड है वो 25,000 रुपये का है, दूसरी बार तो 50,000 का है, और तीसरी बार आपको ऐसा किया हुआ पाया जाता है तो आपकी मान्यता रद्द हो जाएगी। क्लियर है? चलो, ये थी धारा नंबर 13। धारा नंबर 14 की बात करें तो प्रवेश के लिए आयु का सबूत। धारा नंबर 14 कहता है प्रवेश के लिए आयु का सबूत न हो तो भी देना पड़ेगा। आयु का सबूत न होने पर प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। यानी प्रवेश आयु का सबूत देना पड़ेगा, लेकिन किसी के पास सबूत नहीं है तो आप उसके प्रवेश को नहीं रोक सकते। ये कहती है धारा नंबर 14। धारा नंबर 15, 15 दूनी 30, यानी प्रवेश सामान्यतः 30 सितंबर तक चलता है, लेकिन प्रवेश से कभी आप इनकार नहीं किया जा सकता। 30 सितंबर के पास भी आप 6 माह तक के लिए क्या दे सकते हो भाई, आप उसे प्रवेश दे सकते हो। सामान्यतः 30 सितंबर को प्रवेश कंप्लीट हो जाते, लेकिन फिर भी आप विद्यालय में प्रवेश से इनकार नहीं कर सकते। नेक्स्ट, धारा नंबर 16, उसको डबल किया तो इसको आधा करो। धारा नंबर 16, रोकने व निष्कासन पर प्रतिषेध। अरे रोकने पर और स्कूल से निष्कासन नहीं कर सकते, बच्चे को एक कक्षा में फेल नहीं कर सकते, 8वीं तक फेल नहीं किया जा सकता। ये बात कहती है धारा नंबर 16। राजस्थान में अब 8वीं अनुत्तीर्ण किया जा सकता है, 8वीं तक अनुत्तीर्ण भी किया जा सकता है। 2 माह में एक पुनः परीक्षा लेनी पड़ेगी। 2 माह में आपको पुनः परीक्षा, यदि उस पुनः परीक्षा में बच्चा फेल हो जाता है तो आप उसे अनुत्तीर्ण कर सकते हो। ये राजस्थान सरकार ने कहा है। क्लियर है? चलो जी, 17 पे खतरा नहीं। धारा नंबर 17, 17 पे बच्चे को किसी भी प्रकार का खतरा नहीं। धारा नंबर 17, बालक के शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न का प्रतिषेध। यानी आप बच्चे को ना तो शारीरिक दंड दे सकते, ना ही बच्चे को मानसिक दंड दे सकते। यानी बच्चा ने पीट को नहीं सको, बच्चा ने किसी भी प्रकार का खतरा नहीं पहुंचा है, चाहे वो होमवर्क करावे चाहे ना करावे। धारा नंबर 18, बिना मान्यता विद्यालय संचालित न करे। यदि आपके पास में आपको मान्यता नहीं है फिर भी आप विद्यालय नहीं चलाना चाहिए, बिना मान्यता के विद्यालय नहीं चला सकते। यदि आप ऐसा करते हो तो आपको 1 लाख का जुर्माना देना पड़ेगा, और उल्लंघन करने पर प्रति कार्य दिवस के 10,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। धारा नंबर 19, विद्यालय के मान एवं मानक। यानी विद्यालय में क्या क्या सुविधा होनी चाहिए, खेल मैदान होना चाहिए, शौचालय होने चाहिए, स्नानघर होने चाहिए, ये मान्यता है। धारा नंबर 20, अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है। धारा नंबर 20, अनुसूची में संशोधन किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। ये अपन किसकी चर्चा कर रहे हैं? शिक्षकों के और विद्यालयों के दायित्व की चर्चा चल रही है। धारा नंबर 21, धारा नंबर 21 कहती है एसएमसी का गठन। विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी का गठन राजस्थान में 10 मई 2011 को इसका गठन किया गया। कब किया गया? 10 मई 2011 को विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया गया। धारा नंबर 22, विद्यालय की विकास योजना एसएमसी के द्वारा बनाई जाएगी और ये 3 वर्षीय होगी और 3 उपवार्षिकों में विभाजित रहेगी। धारा नंबर 23, धारा नंबर 23, 2-3 बार एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। यानी शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अहर्ताएँ और सेवाओं के निर्बंधन और शर्तें।
धारा नंबर 24 2-4 बच्चों के कर्तव्य, शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायतों को दूर करना। धारा नंबर 25 छात्र शिक्षक अनुपात क्या होना चाहिए। धारा नंबर 25 छात्र शिक्षक अनुपात क्या होना चाहिए। प्राथमिक विद्यालय में 30:1, उच्च प्राथमिक में 35:1। धारा नंबर 26 क्या कहती है, शिक्षकों का रिक्तियों का भरा जाना। शिक्षकों की रिक्तियों को भरा जाना यानी किसी भी कंडीशन में 10% से अधिक पद रिक्त नहीं रह सकते। ये किसमें कहा गया है, 26 में। धारा नंबर 27 गैर शैक्षिक कार्यों के लिए शिक्षकों को अभियोजित किए जाने पर प्रतिषेध, यानी अध्यापकों को गैर शैक्षिकीय कार्यक्रमों में नहीं लगाया जा सकता। ये कार्य तो करने होंगे कौन कौन से, जनगणना का, आपदा राहत कार्य का और चुनाव कार्य, ये काम करने पड़ेंगे। धारा नंबर 28 शिक्षक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन पर रोक। धारा नंबर 28 शिक्षक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन पर रोक। ये था सबसे बड़ा अध्याय, इसकी वापस चर्चा करेंगे। सबसे बड़ा अध्याय कौन सा, अध्याय नंबर 4 शिक्षकों के और विद्यालयों के कर्तव्य की बात की गई थी। ठीक है जी, अध्याय नंबर 4 सबसे बड़ा अध्याय। कि कौन सी धारा चली थी, धारा नंबर 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 भेजा है भाई, 26, 27, 28 इतनी धारा है। सर धारा नंबर 12, अरे 12 को मतलब 12वीं तक की स्कूल, और 12वीं तक की स्कूल प्राइवेट में 25% सीटा पर आरटी के तहत प्रवेश देना पड़ेगा निःशुल्क। आल्यो 13 क्या है, स्कूल दे दी है। 12 के बाद में देखो 12 में क्या दिया, स्कूल में प्रवेश दे दिया गया। तो 13 में क्या है, प्रवेश के लिए आप किसी भी प्रकार की फीस नहीं ले सकते भाई, फीस नहीं ले सकते। यदि फीस लेते हो तो 10 गुना आपसे वसूला जाएगा फीस का। ठीक है, यदि आपने अनुवीक्षण की प्रक्रिया अपना ली तो आपको पहली बार तो 25,000 का जुर्माना, फिर 50,000 का, फिर आपकी मान्यता रद्द। ये धारा नंबर 13 12वीं तक की स्कूल। 13 के अंदर एक कंडीशन। 14 के अंदर आप है ना बच्चे से आयु का सबूत लेना होगा, लेकिन आयु का सबूत नहीं है तो भी आप उसे प्रवेश से वंचित नहीं रख सकते हो। सर 15 का डबल 30 तारीख तक कहीं चाल तो रह लो, प्रवेश चलता रहेगा बच्चे का, प्रवेश के लिए आप मना नहीं कर सकते। 16 का आधा कितना है 8वीं तक की क्लास तक बच्चा ने निष्कासन कौन कर सको थे और रोक कौन सको, लेकिन राजस्थान सरकार कह रही है कि मैं फेल कर सका। 17 पर बच्चे को किसी भी प्रकार का खतरा नहीं, यानी शारीरिक और मानसिक दंड नहीं दे सकते। 18 के अंदर विद्यालय के मानक निर्धारित होने चाहिए, विद्यालय के मान और मानक निर्धारण होने चाहिए। 19 नंबर पे मानकों की अवधारणा आपको रखनी ही पड़ेगी। और धारा नंबर 20 कहते हैं मैं समवर्ती सूची में क्या कर सकते हैं, वो अनुसूची थी उसमें परिवर्तन केंद्र सरकार कर सकती है। धारा नंबर 20 के अंदर क्लियर है, ये बात पीछे अपन ने कर ली है धारा नंबर 20 में। और सॉरी थोड़ी सी भाई मिस्टेक, एक चीज़ गलत बता दी भाई। 19 तो मानक है, 19 में है मानक, 19 में क्या है मानक। 18 में है मान्यता प्राप्त विद्यालय, बिना मान्यता के विद्यालय नहीं चला सकते। यदि आप चलाते हो तो आपको 1 लाख का जुर्माना भरना पड़ेगा और फिर प्रतिकार्य 10,000 रुपये प्रतिकार्य दिवस के देने पड़ेंगे। 21 में एसएमसी का गठन करना पड़ेगा। 22 में विकास योजना एसएमसी बढ़ाएगी। 23 में 2-3 बार टेट वगैरह रे देनी पड़े मास्टर, तो बाकी अर्हताएँ होनी चाहिए नियुक्ति की। 24 में 2-4 बार का कर्तव्य है। 25 में शिक्षक छात्र अनुपात है।
26 का मान था कि एग्जाम हो रही है यानी 10% ज़्यादा पद रिक्त को नहीं रख सके। 27 में आपदा कार्य ऋण के अलावा शिक्षक को नहीं लगाया जा सकता। 28 में 2 का 4 कर सको, 8 कौन कर सको यानी थे प्राइवेट ट्यूशन को नहीं करा सको। ठीक है जी बच्चों। इसके बाद में बात करेंगे अपन कौन से की, धारा अध्याय नंबर 5। अध्याय नंबर 5 कहता है प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम, प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसका पूरा किया जाना। धारा नंबर 29 कहता है पाठ्यक्रम और मूल्यांकन, प्राधिकार ये राजस्थान में RSCRT उदयपुर है। धारा नंबर 30 कहती है परीक्षा और समापन पर प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। क्लियर है। पाठ्यक्रम 29 नियमों पर आधारित होना चाहिए और 30 पर परीक्षा का समापन पर 30 तारीख ने प्रमाण पत्र दे देना चाहिए आपको। ठीक है जी सर, दे देंगे। अध्याय नंबर 6 बालकों के अधिकारों का संरक्षण। धारा नंबर 31 बाल शिक्षा अधिकारों को मॉनिटरिंग करना। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 3 में राष्ट्रीय व धारा 17 में राज्य आयोग के कर्तव्य दिए गए। जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 बना उसकी धारा 3 में तो राष्ट्रीय में और धारा 17 में राज्य आयोग के कर्तव्य दिए गए। धारा नंबर 32 क्या कहती है, शिकायतों को दूर करना। स्थानीय प्राधिकारी 3 माह में शिकायत का निवारण करेगा। पर स्थानीय प्राधिकारी वो 3 माह में शिकायतों का निवारण करेगा। 3(2) धारा 32 में। धारा नंबर 33 राष्ट्रीय सलाहकार परिषद होगी। 33 में क्या कहता है, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन होगा, गठन करेगी केंद्र सरकार। सदस्य होंगे अधिकतम 15, अध्यक्ष होगा भारत का शिक्षा मंत्री। धारा नंबर 34 कहती है राज्य सलाहकार परिषद होगी जिसका गठन राज्य सरकार करेगी और सदस्य होंगे 35 और अध्यक्ष होगा राज्य का शिक्षा मंत्री। उसके बाद में विशेष, कोई सदस्य 2 बार से अधिक सदस्य नहीं रह सकता। इसके अंदर 2 बार से अधिक सदस्य नहीं। परिषद का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा और बैठक 3 माह के भीतर एक बैठक करनी पड़ेगी, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद हो चाहे राज्य सलाहकार परिषद। उसके बाद में अध्याय नंबर 7 जिसका नाम है प्रकीर्णन। धारा 35 निर्देश जारी करने की शक्ति। 35 में क्या करना पड़ेगा, निर्देश। केंद्र या राज्य सरकार स्थानीय प्राधिकारी को तथा स्थानीय प्राधिकारी SMC को मार्गदर्शक सिद्धांत जारी कर सकता है। केंद्र और राज्य सरकार स्थानीय प्राधिकारी को और स्थानीय प्राधिकारी क्या करेगा, SMC को करेगा। धारा नंबर 36 अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी। अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी धारा नंबर 36। धारा नंबर 37 सद्भाव पूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षक देना पड़ेगा। यानी इनके खिलाफ आप राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकार, SMC के खिलाफ कोई अपील नहीं कर सकते, कोर्ट नहीं जा सकते। धारा नंबर 38 समुचित सरकार की नियम बनाने की शक्ति की वहां की सरकार नियम बना सकती है। धारा नंबर 39 कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति केंद्र सरकार की शक्ति है, 2012 में जोड़ी गई थी। शिक्षण के लिए प्रति सप्ताह, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें, शिक्षण के लिए प्रति सप्ताह है 45 घंटे तैयारी के लिए दिए गए एक शिक्षक को। कक्षा 1 से 5 तक बालक है वो यदि 60 है तो 2 शिक्षक रहेंगे। 61 से 90 तक 3 है, 91 से 120 4 है, 121 से 200 तक 5 है, 150 से अधिक होते 1 प्रधानाध्यापक लगाना पड़ेगा। और उसके बाद में कक्षा 6 से 8 तक न्यूनतम 3 शिक्षक होने पड़ेंगे, अनुपात 35:1 का रहेगा। 100 से अधिक बालक होने पर 1 पूर्णकालिक प्राध्यापक लगाना पड़ेगा। ये राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य चला गया क्या, चलो जी। तो ये अपन ने चर्चा कर ली और इसके बाद में थोड़ी सी कोई पेज रह गया क्या, चलो यही मैं बता देता हूँ। अब देखो, यानी 1 से 5वीं तक की स्कूल है तो उसको 1 वर्ष में 200
दिन स्कूल चढ़ानी पड़ेगी और 800 घंटे तक उसको क्या करवाना पड़ेगा, काम करवाना पड़ेगा। और यदि 6 से 8वीं तक है तो 220 दिन के कार्य दिवस होंगे, 220 दिन के क्या होंगे, कार्य दिवस, और 1000 घंटे टोटल शिक्षण कार्य करवाने पड़ेंगे। ये विशेष बात और याद रख लेना, यहाँ शायद कहीं छूट गई थी। क्लियर है? यानी 200 दिन उससे स्कूल कार्य दिवस होंगे जिसमें 800 घंटे शिक्षण कार्य करवाया जाएगा, 220 दिन होंगे और 1000 तक कार्य दिवस करवाने पड़ेंगे 1000 घंटे का। ये थी अपनी क्या, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE 2009। कौन सी? RTE 2009। क्लियर है? इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं फिर से यहाँ लिखवा देता हूँ, या फिर वीडियोज़ कुछ ज़्यादा लंबा हो रहा है क्या? वीडियोज़ लंबा हो गया तो आप लोग एक बार देख लेना। इसमें कितनी धाराएं? 38 धाराएं, वर्तमान में 39 हो चुकी है, 1 अनुसूची है और 7 अध्याय। क्लियर है? 7वां प्रकीर्णन अध्याय। क्लियर? ये लो जी, 7 + 1 + 38। क्लियर है? कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण देश में लागू हो गया। सबसे बड़ा अध्याय चौथा है, सबसे छोटा अध्याय पहला है। क्लियर है? इतनी बातें आपको याद होना चाहिए। इस वीडियो को बार बार देखकर इसकी धाराएं जरूर याद कर लेना, और धारा 1 से 30 तक तो याद होनी ही होनी चाहिए। वहां से ज़्यादातर क्वेश्चन पुटअप होता है, आगे तो बहुत कम देखे मैंने, आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया। क्लियर है? तो आपको अच्छे से ये याद होनी चाहिए। ये नोट्स की PDF यदि आप लेना चाहते हो तो नोट्स की PDF भी आप ले सकते हो। ठीक है? इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, ये अपना शैक्षिक परिदृश्य के नोट्स हैं। पूरे शैक्षिक परिदृश्य के नोट्स है, 69 रुपये में अवेलेबल है। कल गलती से पीछे वाले वीडियो में मैंने बाई मिस्टेक बता दिया था, ये 69 रुपये के हैं, क्योंकि पहले छूट दे रखी है टीम वालों ने। तो 69 रुपये पे करके आप क्या कर सकते हो, शैक्षिक परिदृश्य के ये नोट्स प्राप्त कर सकते हो, जिनको लास्ट में रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स यही है, लेकिन लास्ट में आप वीडियो नहीं देख सकते। अपने नोट्सों को शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं, जिनको आप आसानी से पढ़ सकते हो। आप खुद भी बना सकते हो वीडियो देखकर, लेकिन ये बने बनाए भी आप ले सकते हो। ठीक है? वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज और मिलते रहे। ठीक है? मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। राम राम।